नमस्ते। एस्पिरेंट्स हब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कल हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम यूपीएससी मेंस के जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर्स होते हैं तो उसमें से पेपर ए, स्पेसिफिकली हिंदी, तो ये हिंदी पेपर ए वीडियो सीरीज है और कल हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ द सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नए शब्द सीखेंगे, यानी हमारी शब्दावली को बेहतर करेंगे। नए शब्द सीखने की जरूरत क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसे में यानी निबंध में हमको कुछ आइडियाज प्रेजेंट करने, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, या आपको कुछ कैपिटलिज्म के बारे में लिखना है, तो हम क्या करते हैं ना, हमको इनके हिंदी इक्विवेलेंट शब्द नहीं आते हैं, तो इन्हीं इंग्लिश शब्दों को हम हिंदी में लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये नहीं लिखना है, बट क्या होता है ना, देखो क्वालिफाइंग मार्क्स तो 75 है। तो अगर हमने बहुत ही अच्छा एसे लिखा, यानी बहुत ही अच्छा निबंध लिखा बाय यूजिंग वेरी गुड वर्ड्स, तो यहीं पे हम लीड ले सकते हैं। एटलीस्ट 70 मार्क्स तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं और ये हमको एज दे सकता है, क्योंकि बाकी का जो पेपर है ये हम स्ट्रेस फ्री होके लिख सकते हैं। तो इसके लिए ही हम आज कुछ नए शब्द सीखेंगे। और मैं आपको आज आज जो शब्द सिखाऊंगी वो कुछ रैंडम वर्ड्स नहीं होंगे। हमारे जो सिलेबस में टॉपिक्स है, सो उन्हीं से हम वर्ड सीखेंगे। तो क्या करेंगे ना, जो इंग्लिश का जीएस सिलेबस है और हिंदी सामान्य अध्याय, सेम सिलेबस को मैंने मैप किया है और उस तरीके से मैं आपको जो जो इंग्लिश वर्ड्स है उसके हिंदी इक्विवेलेंट वर्ड्स सिखाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट आज के वीडियो में हम जीएस 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड। सो क्या करेंगे ना, मैं पूरा पूरा लाइन, हाँ, इंग्लिश का पूरा पूरा लाइन पढ़ूंगी और कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दूंगी, अंडरलाइन कर दूंगी, और उन्हीं वर्ड्स के हिंदी इक्विवेलेंट वर्ड्स हम देख लेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट इज salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times। सिर्फ जो जो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप उन वर्ड्स पे ध्यान देना। ठीक है। आर्ट फॉर्म्स यानी कला के रूप, ठीक है। लिटरेचर यानी साहित्य, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, और एंशंट एंड मॉडर्न यानी प्राचीन और आधुनिक। ठीक है, इसी वीडियो को 2 से 3 बार गो थ्रू कर लेना, ये सारे वर्ड्स इजीली मेमोराइज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personalities and issues। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास, ठीक है। प्रेजेंट यानी वर्तमान, सिग्निफिकेंट इवेंट्स यानी महत्वपूर्ण घटनाएं, पर्सनालिटीज यानी व्यक्तित्व, और इश्यूज यानी विषय। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स various stages and important contributors and contributions from different parts of the country। So first is freedom struggle यानी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, various stages यानी विभिन्न चरण, and important contributors and contributions यानी योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। contributions यानी योगदान, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स यानी योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन यानी स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण, सो कंसोलिडेशन यानी एकीकरण, और रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन। ठीक है, सो दिस इज डन। अभी नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलोसॉफीज सच एज कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। ठीक है, अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी
औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर्स यानी विश्व युद्ध, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज यानी राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, ठीक है। अभी कम्युनिज्म यानी कोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद, फिर डीकोलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद की समाप्ति, ठीक है। अभी कम्युनिज्म यानी साम्यवाद, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद, सोशलिज्म यानी समाजवाद, और पॉलिटिकल फिलोसॉफीज मतलब राजनीतिक दर्शन, ठीक है। So next is salient features of Indian society and diversity of India. तो सेलियंट फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं, देखो इंडियन सोसाइटी ये सब जानते हैं, इंडियन यानी भारतीय, सोसाइटी यानी समाज, तो इतने इतने आसान शब्द तो हम लिख सकते हैं, बट ऐसे शब्द जो हैं सेलियंट फीचर्स यानी मुख्य विशेषताएं, सी आप थोड़ी देर सोचोगे तो आपको ये वर्ड्स डेफिनेटली आ जाएंगे, बट इस तरीके से अगर हमने प्रॉपरली मैप करके सीखा और 2 से 3 बार गो थ्रू किया तो क्या होता है, पेपर में रिकलेक्ट करना इजी होता है, ठीक है। और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत की विविधता, ओके। नेक्स्ट इज रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ठीक है। रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ये तो हमको पता है, महिलाओं की भूमिका, रोल यानी भूमिका, ठीक है, और महिला संगठन, ठीक है, बहुत ही आसान है। अभी पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, इश्यूज यानी मुद्दे या विषय, कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, मुद्दे या विषय, ठीक है। फिर पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, इसका है गरीबी, पॉवर्टी यानी गरीबी, डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक, ठीक है। अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, ओके, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट यानी सामाजिक सशक्तिकरण, कम्युनलिज्म संप्रदायवाद, रीजनलिज्म क्षेत्रवाद, सेक्युलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी यानी विश्व के भौतिक भूगोल, ओके। वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल यानी भौतिक, ज्योग्राफी यानी भूगोल। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ key natural resources across the world, including South Asia and the Indian subcontinent, and factors responsible for location of primary, secondary, and tertiary sector industries. यानी natural resources मतलब प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको साउथ एशिया लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, दक्षिण एशिया, ओके। इंडियन सबकॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी यानी द्वितीयक, एंड टर्शियरी यानी तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों की अवस्थिति यानी लोकेशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायी कारक, ठीक है। Next is earthquakes, tsunamis, volcanic activity, cyclones, changes in geographical features including water bodies, ice caps, changes in flora and fauna, ठीक है। earthquake मतलब भूकंप, सुनामी, सुनामी ही कहते हैं। फिर volcanic activity, volcano यानी ज्वालामुखी, volcanic activity मतलब ज्वालामुखीय हलचल, cyclones यानी चक्रवात, फिर वाटर बॉडीज यानी जल स्रोत, ठीक है। आइस कैप्स यानी हिमावरण, ठीक है। फिर चेंजेस इन फ्लोरा, फ्लोरा यानी वनस्पति, एंड फाउना, फाउना यानी प्राणी जगत, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए यही था, हमने बहुत सारे नए नए शब्द सीख लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो से पहले इन शब्दों को प्लीज एक बार मेमोराइज कर लेना।
ठीक है? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसका जवाब दे दूँगी आपको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।